नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग अपना जो डिस्कशन है उसको आगे बढ़ाएंगे। बेसिकली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एनपीएसएच एंड कैविटेशन के बारे में कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में एनपीएसएच क्या होता है और कैविटेशन क्या होता है। तो अभी जो इस पार्ट में ना हम लोग बेसिकली उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे और ये पार्ट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा। इस पार्ट को आप ज़रूर देखिए, आपका बेसिक मतलब अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग कैविटेशन और एनपीएसएच बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो के स्टार्ट करने के पहले एक बात बोल दूं कि मैंने एयर कंडीशनर के ऊपर कुछ 2 वीडियो बनाए थे और उस वीडियो को मोस्ट ऑफ द लोगों ने नहीं देखा है, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि इवन आप अगर केमिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो भी आपके इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। मेरे खुद से इंटरव्यू में पूछा गया था कि एयर कंडीशनर कैसे काम करता है, रेफ्रिजरेंट को कूलिंग अगर बाहर जाता है तो रेफ्रिजरेंट का कूलिंग किस फ्लूइड से होता है। ये सब क्वेश्चन बेसिक अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए आप वो दोनों पार्ट जरूर देख लीजिए। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं बट इंटरव्यू के लिए ज़रूर इंपॉर्टेंट है। एनीवे, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनपीएसएच के बारे में, कैविटेशंस के बारे में, डिफरेंट क्राइटेरिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पंप्स जिसमें कैविटेशन हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं, और फिर लास्ट में हम लोग बात करेंगे प्राइमिंग के बारे में। डिफरेंट टाइप ऑफ पंप्स में प्राइमिंग क्या होता है और कैसे करते हैं, इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले समझ लेते हैं, मान लीजिए ये वेसल है, कोई भी पंप का कोई भी कॉलम का रिफ्लक्स डमी मान लीजिए, या फिर कोई कॉलम से ही कनेक्टेड पंप है। वहाँ से एक सेंट्रीफ्यूगल पंप सक्शन ले रहा है और उसका जो डिस्चार्ज है वो मान लीजिए कहीं पे जा रहा है, किसी प्रोडक्ट रन डाउन टैंक में और जहाँ पे भी जा रहा है। यहाँ पे ये सक्शन वाल्व है और ये स्ट्रेनर है। इस वेसल का प्रेशर P1 है मान लीजिए, यहाँ का प्रेशर मान लीजिए PS है, ठीक है, और ये हाइट H है। तो हमने पिछले वीडियो में देखा कि NPSH अवेलेबल जो होता है वो बेसिकली होता है PS यानी सक्शन प्रेशर माइनस वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाई रो जी, और V²/2G टर्म को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, वो एक्चुअली बहुत स्मॉल होता है। आप ऐसे भी सोच लीजिए कि जैसे मान लीजिए कोई भी लाइन में जनरली जो वेलोसिटी होती है वो अराउंड 1 to 2 मीटर, 0.5 मीटर, मतलब इस रेंज में होती है। तो अगर 1 मीटर अगर वेलोसिटी मान भी ली जाए 1 मीटर पर सेकेंड, तो V²/2G बेसिकली होगा 1/20, तो ये बहुत ही कम हो जाएगा। ठीक है, तो एनपीएसएच अवेलेबल में उसको ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी है वो नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। तो एक्चुअल डेफिनेशन तो यही हुआ PS - PV/ρg। अब इस PS को मैं लिख सकता हूँ, यहाँ का प्रेशर को वेसल का प्रेशर यानी P1 प्लस ρgh यानी हेड के कारण जो प्रेशर डेवलप हो रहा है, ठीक है, ρgh ये जो प्रेशर डेवलप, और इसके अलावा जो वेलोसिटी के कारण जो लॉस हो रहा है, फ्रिक्शनल लॉस वेलोसिटी के कारण और ये स्ट्रेनर के कारण, वाल्व के सक्शन वाल्व के कारण, ये स्ट्रेनर है, ये सक्शन वाल्व है, ये वाल्व है, तो ये दोनों के कारण जो लॉस हो रहा है उसको फ्रिक्शन लॉस को अगर H फ्रिक्शन लॉस अगर मैं बोलूँ तो वो हो जाएगा माइनस ρgh फ्रिक्शन लॉस और माइनस PV ये तो वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाई ρg। तो ये बेसिकली हो जाएगा P1 माइनस PV/ρg प्लस हेड जो कि हाइट के कारण हो रहा है माइनस फ्रिक्शन लॉस। ये आपका NPSH अवेलेबल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं। देखिए, मान लीजिए हमारा एक पंप है, सेंट्रीफ्यूगल पंप, और वो कैविटेट हो रहा है, तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है जिससे कैविटेशन को हम रोक सकते हैं। तो कैविटेट हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि NPSH अवेलेबल जो है, NPSH अवेलेबल जो है वो बराबर हो गया NPSH रिक्वायर्ड के। ठीक है, तो इसलिए मार्जिन रहा नहीं और इसलिए कैविटेट हो गया। मैं बोल देता हूँ, एक्चुअली NPSH अवेलेबल माइनस NPSH रिक्वायर्ड जो है, ये अगर पॉजिटिव होगा तो कैविटेशन नहीं होगा, और ये जो क्वांटिटी होता है इसको हम लोग NPSH मार्जिन भी बोलते हैं। ठीक है, अवेलेबल माइनस रिक्वायर्ड इज कॉल्ड NPSH मार्जिन। NPSH मार्जिन जितना ज़्यादा होगा कैविटेशन से उतना दूर है, NPSH मार्जिन अगर जितना कम है कैविटेशन के पास है, मार्जिन 0 हो गया, कैविटेशन स्टार्ट। ये तो आप समझ रहे हैं। अब यहाँ पे जो ये NPSH अवेलेबल आया है, इसको
ये जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है, कैविटेशन से दूर है। तो अब देखिए ये ज़्यादा कैसे हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी। एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि फ्रिक्शन लॉस अगर कम हो जाएगा तो NPSH अवेलेबल ज़्यादा हो जाए। तो इसका केयर डिजाइन के दौरान ही रखते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कोई भी सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है उसका जो सक्शन लाइन होता है उसका डायमीटर ज़्यादा रहता है और डिस्चार्ज लाइन का डायमीटर कम रहता है। क्यों? क्योंकि ये जो फ्रिक्शन लॉस है ये बेसिकली जो होगा वो होगा FL/VA²/2GD, जो डेल्टा P जो होता है ये आपने पढ़ा होगा। और इसके अलावा हाइगन-पाउली इक्वेशन अगर देखा जाए डेल्टा P = 32 μ L V average/d², यानी जितना ज़्यादा वेलोसिटी उतना ज़्यादा ये फ्रिक्शन लॉस। तो अगर हम सक्शन लाइन का कोई भी ये सेंट्रीफ्यूगल पंप है, ये सक्शन लाइन को मान लीजिए 4 इंची का रख दिया, डिस्चार्ज लाइन को 3 इंची का रख दिया, तो सक्शन लाइन का डायमीटर ज़्यादा है इसलिए एरिया ज़्यादा है यानी वेलोसिटी कम, इसलिए ये फ्रिक्शन लॉस कम हो जाएगा। तो इसका तो एक तो डिजाइन के टाइम ध्यान रख लिया गया। दूसरा बात ये हाइट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा NPSH अवेलेबल होगा। तो पंप जो भी सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है डिजाइन किया जाता है कि NPSH रिक्वायर्ड कितना है, उस हिसाब से जब डिजाइन के टाइम वेसल का हाइट इतना रखा जाता है कि सफिशिएंट मार्जिन बना रहे। तो एक तो ये डिजाइन के टाइम हो गया। अब मान लीजिए डिजाइन हो चुका है, जो भी हो चुका है, अब आपका पंप चल रहा है और पंप में कैविटेशन हो रहा है। तो अब आपके पास क्या क्या ऑप्शन है कि इस कैविटेशन को दूर किया जा सके। ठीक है, तो ये डिजाइन वाला पार्ट को अभी हटा दीजिए। तो एक तो यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि ये जो फ्रिक्शन लॉस है, ये फ्रिक्शन लॉस जो है वो कम होगा जब वेलोसिटी कम होगा। अब यहाँ पे तो एरिया पे मेरे हाथ में है नहीं, ये तो पंप डिजाइन हो चुका है। अब ऑपरेटिंग कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो ये फ्रिक्शन लॉस को कम करने का एक ही उपाय है कि हम पंप का जो फ्लो है वही कम कर ले। अगर पंप का डिस्चार्ज फ्लो कम करेंगे यानी सक्शन फ्लो भी कम हो जाएगा, फ्रिक्शन लॉस कम हो गया तो NPSH अवेलेबल बढ़ सकता है। यानी अगर कोई भी पंप में कैविटेशन हो रहा है ना, अगर मान लीजिए वो 60 मीटर क्यूब पे अगर वो पंप चल रहा है, कैविटेशन हो रहा है, तो उसका फ्लो अगर हम कम कर लेंगे, जैसे मान लीजिए 50 मीटर क्यूब पर आवर कर लिया, डिस्चार्ज वाल को थ्रोटल कर दिए या फिर आगे रन डाउन कंट्रोल वाल को थ्रोटल कर लिए, तो कैविटेशन कम हो सकता है। ठीक है, एक तो उपाय है। अब दूसरा ही उपाय है कि H ये मेरे हाथ में नहीं है। कुछ लोग सोच सकते हैं कि हम हाइट बढ़ा सकते हैं, बट हाइट कितना बढ़ेगा? आप सोचो, जनरली जैसे ये वेसल है, मान लो ये 2 मीटर हाइट का है, ठीक है, 2 मीटर हाइट का। अब 50% बढ़ा हुआ, तो यानी इसका मतलब ये हाइट कितना है? 1 मीटर। अब मैं 50 से 60% भी कर दूंगा लेवल, 60% भी कर दूंगा लेवल, तो कितना बढ़ेगा? 1.2, यानी NPSH अवेलेबल 0.2 मीटर बढ़ेगा। 0.2 मीटर हाइट से क्या होगा? उतना तो कुछ खास नहीं है। हाँ, जरूर अगर NPSH अवेलेबल और रिक्वायर्ड में मार्जिनली कैविटेशन हो रहा है तो हो सकता है 50 को 80% करूँ तो थोड़ा सा फ़ायदा हो सकता है 0.6 मीटर का NPSH अवेलेबल बढ़ जाए। अगर 2 मीटर का डायमीटर है तो थोड़ा सा मार्जिन जरूर मिल सकता है, बट बहुत ज़्यादा हाथ में नहीं रहता है। क्योंकि जनरली जो वेसल्स होते हैं ना, वो रिफ्लक्स ड्रम वेसल और ये सब वेसल, वो जनरली पूरा फील्ड ही रहते हैं, 60% 70% इस तरह से लेवल रहता है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा मार्जिन है नहीं। तो इसलिए ये जो वेलोसिटी वाला जो है फ्लो कम करने से वो फ्लो कम करने से क्या होगा? फ्रिक्शन लॉस कम होगा और NPSH अवेलेबल कम हो जाएगा। ठीक है, एक बात। और NPSH अवेलेबल रिक्वायर्ड के ऊपर क्या इफेक्ट करेगा ये सोचिए। NPSH रिक्वायर्ड क्या था? कंसेप्चुअली हमने उस दिन बताया था कि जो सक्शन से आई तक जाने में जो लॉस हो रहा है वो NPSH रिक्वायर्ड है। तो यहाँ अगर इसके थ्रू फ्लो रेट इसका कम होगा तो लॉस भी यहाँ से यहाँ तक लॉस कम हो जाएगा। लॉस कम हो जाएगा तो NPSH रिक्वायर्ड भी कम हो जाएगा। तो NPSH रिक्वायर्ड कम होगा तो इसलिए आपका मार्जिन जो है वो NPSH अवेलेबल माइनस NPSH रिक्वायर्ड जो है वो बढ़ जाएगा मार्जिन। क्यों? क्योंकि NPSH अवेलेबल बढ़ गया और NPSH रिक्वायर्ड घट गया। कब? जब हमने फ्लो को घटाया तो आप समझिए कि एक तो ये ऑप्शन है। और जनरली आप देखिएगा, ये तो अगर आप कंसेप्चुअली ऐसे समझते तो ठीक है, नहीं तो आप पंप परफॉर्मेंस कर्व अगर आप देखे होंगे तो पंप परफॉर्मेंस कर्व में NPSH जो रहता है वो इस तरह से रहता है, यानी जैसे जैसे फ्लो बढ़ता है वैसे वैसे NPSH रिक्वायर्ड जो है वो बढ़ता है, NPSH रिक्वायर्ड बढ़ता है। अगर मान लीजिए कोई पंप है वो 40 मीटर क्यूब फ्लो पे चल रहा है और वहाँ पे NPSH अगर 2 मीटर है रिक्वायर्ड है, NPSH रिक्वायर्ड 2 मीटर है, तो 60 मीटर पे वो हो सकता है 3 मीटर या 4 मीटर हो। तो यहाँ पे देखिए
NPSH रिक्वायर्ड जो है वो 1-2 मीटर जो है वो बढ़ गया। इसीलिए अगर आप सोचो कि अगर कोई सेंट्रीफ्यूगल पंप ना अगर उस 40 मीटर पे चल रहा है और मार्जिन जो है वो हार्डली 0.5 का है, अब उसका फ्लो हम अगर 40 से बढ़ा के 50 या 55 करने जाएंगे ना, तो क्या होगा कि फ्लो बढ़ने की बजाय फ्लो घट जाएगा। आप समझ रहे क्यों? क्योंकि फ्लो बढ़ाने गए तो NPSH रिक्वायर्ड बढ़ गया, फ्रिक्शनल लॉस बढ़ गया, इसलिए NPSH अवेलेबल घट गया। NPSH अवेलेबल घट गया, रिक्वायर्ड बढ़ गया, मार्जिन कम हो गया, कैविटेशन चालू हो गया। कैविटेशन चालू होने से फ्लो कम हो जाता है। तो बनने गए क्या वो बोलते हैं, चौबे बनने गए दुबे होके आ गए, पता नहीं क्या जो भी है, मतलब आप बेकार में फ्लो बढ़ाने गए और आपका जो फ्लो मिल रहा था वो भी चला गया। ठीक है, तो ये तो एक हमने फ्लो रेट के ऊपर बात कर लिया। हाइट के ऊपर हमने बात कर लिया कि लिक्विड का लेवल थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके बारे में क्या बात सोचते हैं कि आप प्रेशर के बारे में आप क्या सोचते हैं कि प्रेशर बढ़ाने से फ़ायदा होगा या नहीं होगा? अब मैं एक क्लास ले रहा था ये क्या करने के लिए, इसी बारे में NPSH के बारे में। IOCL में जब अप्रेंटिस लोग आते हैं या फिर कोई ट्रेनिंग के लिए जो लोग आते हैं उनका क्लास लेते रहता हूँ, आदत है। तो उन लोगों को मैं बता रहा था, तो वो लोगों ने एक ऑप्शन दिया कि सर आप प्रेशर बढ़ा दीजिए, वेसल का प्रेशर बढ़ा दीजिए। अब आप सोचिए वेसल का प्रेशर बढ़ाने से NPSH अवेलेबल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये पॉइंट है। ये आप सोच के आंसर कीजिएगा, ठीक है? सोच के आंसर कीजिएगा, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ठीक है? अब देखिए इस केस में ना, जब अगर कोई कॉलम का ये रिफ्लक्स ड्रम है, ठीक है, रिफ्लक्स ड्रम है, यहाँ पे फिन फैन कूलर्स होंगे और ऑब्वियसली कूलिंग वाटर से भी कूलिंग हो रहा है और ये अल्टीमेटली रिफ्लक्स ड्रम में आ रहा है। ऐसे सारे वेसल से जो कनेक्टेड पंप्स होते हैं ना, उसका जो लिक्विड होता है ना, लिक्विड रिफ्लक्स ड्रम के अंदर का लिक्विड जो है वो बॉइलिंग पॉइंट पे रहता है। यानी यहाँ का जो प्रेशर होता है ना, रिफ्लक्स ड्रम का प्रेशर, वो लिक्विड का वेपर प्रेशर ही होता है। इसीलिए हम लोग रिफ्लक्स ड्रम का प्रेशर कैसे कंट्रोल करते हैं? उसका टेम्परेचर बढ़ा दो, उसका टेम्परेचर घटा दो, उससे प्रेशर हम लोग कंट्रोल करते हैं। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ने से ये वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर घटने से वेपर प्रेशर घट जाएगा। तो ये जो लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर वही है जो रिफ्लक्स ड्रम का प्रेशर है। इसलिए अगर इस NPSH अवेलेबल को बढ़ाने के लिए आप सोच रहे हैं कि इसका प्रेशर बढ़ा दोगे तो प्रेशर बढ़ाने से हमारा ये NPSH अवेलेबल बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा। ऐसे सारे पंपों में वेसल का प्रेशर और वेपर प्रेशर सेम होता है और ये कट जाता है। तो एक्चुअली में ऐसे सारे पंपों में NPSH अवेलेबल जो है, NPSH अवेलेबल जो है वो एक्चुअली हेड, मतलब जो हेड है माइनस फ्रिक्शन लॉस, यही होता है। आपका वेपर प्रेशर और वेसल का प्रेशर अकाउंट में नहीं आता है। ऐसे जो पंप बोलते हैं जो बॉइलिंग लिक्विड है, ऐसे बॉइलिंग लिक्विड जो जिसको पंप कर रहा है, ऐसे पंपों में ये कहानी होती है। तो ये कहाँ कहाँ पर हो सकता है? ऐसे सारे रिफ्लक्स ड्रम में ही हो सकता है। कोई भी कॉलम है, कॉलम से डायरेक्टली अगर कोई आप ड्रॉ ले रहे हो तो कॉलम में भी पता है ईच ट्रे पे जो लिक्विड है वो बबल पॉइंट पे है, जो वेपर है वो ड्यू पॉइंट पे है, यानी वो बॉइलिंग है। ऐसे सारे पंपों में भी अगर कॉलम का अगर आप प्रेशर बढ़ा भी दो, प्रेशर मान लीजिए प्रेशर कंट्रोल वाल्व से बढ़ा भी दो, तो भी कुछ होने वाला जाने वाला है नहीं, ठीक है? एक उपाय। दूसरा बात कि अगर दूसरा एक ऑप्शन रहता है, जनरली लोग सोचते हैं कि कोई भी सेंट्रीफ्यूगल पंप है उस पर जो पंपिंग फ्लूइड का टेम्परेचर अगर हम घटा देंगे तो सोचते हैं टेम्परेचर घटाने से वेपर प्रेशर जो है वो घट जाएगा, इसलिए NPSH अवेलेबल बढ़ जाएगा। यहाँ पे होगा? यहाँ पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे फिर से जो भी वेपर प्रेशर अगर बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाने से अगर वेपर प्रेशर कम हो रहा है तो वेसल का भी प्रेशर कम हो जाएगा, वेसल का भी प्रेशर कम हो जाएगा, इसीलिए ये P1 माइनस P2 तो कट जाएगा, ये होगा ही नहीं। अब ये तो एक कॉन्सेप्चुअली समझ लिए। अब इसको हम ये भी बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा मतलब कंपोजिशन लेवल पे भी समझा रहा हूँ। मान लीजिए ये रिफ्लक्स ड्रम है, इसका प्रेशर कंट्रोल वाल्व था। मान लीजिए प्रेशर बढ़ने से ये कहीं और दे दे रहा है, फ्लेयर दे दे रहा है, जहाँ पे भी है प्रेशर कंट्रोल वाल्व है। इस वेसल का हमने प्रेशर बढ़ा दिया, तो इस वेसल का हमने प्रेशर बढ़ाया तो क्या होगा? इसके जो वेपर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कुछ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा कंडेंस हो जाएंगे, ज़्यादा मॉलिक्यूल कंडेंस हो जाएंगे तो यानी लाइटर मॉलिक्यूल अब फर्दर और कंडेंस होंगे, तो जो लिक्विड है वो क्या होगा? लाइटर हो जाएगा, लिक्विड लाइटर हो जाएगा। इसलिए जो है आपने प्रेशर बढ़ाया, इसलिए लिक्विड लाइटर हुआ, इसलिए वेपर प्रेशर बढ़ गया। आप समझ रहे हैं कि जैसे ही आप प्रेशर बढ़ाए हो ना, लिक्विड लाइटर हो गया और वो वेपर प्रेशर बढ़ के उतना ही प्रेशर हो गया, वही उसका वेपर प्रेशर हो गया,
ठीक है। मान लीजिए इस लिक्विड को ठंडा कर दिया, टेम्परेचर आपने कम कर दिया, टेम्परेचर आपने कम कर दिया, पहले ये 60 डिग्री सेल्सियस पे आ रहा था और अब 50 डिग्री सेल्सियस पे आ रहा है, टेम्परेचर ठंडा कर दिया। अब प्रेशर आपने वही रखा प्रेशर कंट्रोल वाल्व से। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, जब ये ठंडा लिक्विड है और ठंडा लिक्विड का करस्पॉन्डिंग वेपर प्रेशर तो कम होना चाहिए था, बट प्रेशर आपने एक्स्ट्रा दे रखा है, तो वो क्या होगा, फिर से लाइटर कंपोनेंट डिजॉल्व होगा और लिक्विड जो है वो लाइटर हो जाएगा। इसलिए जो लिक्विड का जो पहले अगर बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर 60 डिग्री था, तो अब लाइटर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर 50 डिग्री ही रह जाएगा। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि चाहे आप कुछ कर लो, चाहे टेम्परेचर घटा लो, प्रेशर बढ़ा लो, कुछ भी कर लो, आपका जो वेसल का अंदर का जो प्रेशर होगा ना, वही उसका वेपर प्रेशर भी होगा उस लिक्विड का। और ये टर्म्स तो कट ही जाना, ठीक है। पंखा बंद करके रिकॉर्ड करना पड़ता है क्योंकि अदरवाइज नॉइज आता है और उसमें प्रॉब्लम है। एनीवे, अब यहाँ पे समझते हैं कि ये तो हमने थ्योरी समझ लिया, लेकिन होता क्या है। अब जैसे मैं बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ एक रिफ्लक्स ड्रम का पंप है, ठीक है, एलपीजी पंप है। अब उसमें क्या होता है, उसमें जब बहुत तेज बारिश होता है ना, तो रिफ्लक्स ड्रम का टेम्परेचर घटता है, इसलिए वेपर प्रेशर भी यानी रिफ्लक्स ड्रम का प्रेशर भी घट जाता है। और प्रेशर जब बहुत घट जाता है ना, तो वो पंप कैविटेट कर जाता है, पंप का फ्लो अचानक से गिर जाता है, प्रेशर अचानक से गिर जाता है। तो पहले तो मैं यही सोचता था कि प्रेशर गिर गया है, इसलिए एनपीएसएच अवेलेबल गिर गया है, इसलिए ये पंप कैविटेट हो गया। अब जब ठीक से ध्यान दिया कि अरे यार, ये तो वेसल का जो प्रेशर है वही इसका वेपर प्रेशर है, ये तो कट जा रहा है, तो फिर ये काहे कैविटेट हो रहा है, तब दिमाग की दही हो गई कि भाई हो क्या रहा है। ऐसे ही बहुत जगह पे ऐसे भी देखा जाता है कि वेसल का प्रेशर बढ़ाने से कैविटेशन हो रहा था, कैविटेशन रुक गया, अरे यार क्या चल रहा है यार दुनिया में, हम तब ये चल क्या रहा है इसको समझते हैं। होता क्या है ना कि जब भी हम अगर इस वेसल का प्रेशर हम बढ़ा रहे हैं, तो प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा कि इस लिक्विड और वेपर फेज के पे लाइटर लिक्विड इसमें डिजॉल्व होगा प्रेशर बढ़ाने से, और ये लाइटर होगा। लेकिन यहाँ पे जो लाइटर हुआ लिक्विड वो तुरंत पंप के पास नहीं आएगा, तुरंत पंप के पास नहीं आएगा, उसको यहाँ से यहाँ आने पे रेजिडेंस टाइम लगेगा। मान लीजिए 20 मिनट का रेजिडेंस टाइम है, 25 मिनट का रेजिडेंस टाइम है, तो उस 25 मिनट तक तो ये लाइटर लिक्विड इधर आया नहीं, लेकिन कॉलम का प्रेशर, वेसल का प्रेशर आपने बढ़ा दिया था, तो सक्शन प्रेशर तो तुरंत ही बढ़ जाता है। इसलिए अगर वो पंप कैविटेशन हो रहा था तो कैविटेशन रुक जाएगा, लेकिन कितना देर के लिए, 20 मिनट के लिए, उससे ज़्यादा नहीं। तो ऐसे पंपों में आप देखिएगा कि कोई हीरो बनने के लिए वह प्रेशर बढ़ाता हूँ मस्त, आप देखो तुम्हारा फ्लो जो है 50 से हम 60 कर देते हैं, लेकिन क्या होगा 50 से 60 तो हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा कि 20-25 मिनट बाद फिर से 40 हो जाएगा, तो आप हीरो से 0 बन जाओगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे जब बारिश होता है हमारे साइंटिफिक ये प्लांट्स में, तो बारिश होता है तो उसमें क्या होता है कि बारिश होने की वजह से यहाँ पे प्रेशर गिरता है। अब क्या, बारिश का इफेक्ट सबसे ज़्यादा पंखे के ऊपर आता है, पंखा तो एयर ठंडा हो जाता है, पंखा ज़्यादा कूलिंग कर देता है, ज़्यादा कूलिंग कर किया तो यहाँ का टेम्परेचर सबसे पहले घटा। यहाँ का टेम्परेचर जब सबसे पहले घटा तो उसकी वजह से यहाँ प्रेशर गिर गया, प्रेशर गिरा है क्योंकि टेम्परेचर कम होने से वेपर प्रेशर गिरा है। लेकिन जो लिक्विड जो पंप आउट कर रहा है वो ठंडा लिक्विड यहाँ तक आया नहीं है, वो लिक्विड गर्म ही रहा, और वो गर्म रहा तो उसका वेपर प्रेशर पहले जितना था वही रहा, और आपने वेसल का प्रेशर कम कर दिया तो कैविटेट हो जाएगा। हाँ, उतना ही लोअर टेम्परेचर और प्रेशर पे ही आप उसको 15-20 मिनट होल्ड कर दो, पंप बंद करके फिर चलाओ तो वो पंप चल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये कंसेप्ट समझ में आ गया। अब इसमें क्या होता है कि कई लोग सोचेंगे अरे हम तो इंडस्ट्री में चलाते हैं, बारिश तो मस्त हमारे यहाँ भी होती है, हमारे यहाँ तो ये नौटंकी होता नहीं है, तो ये क्या बात है। तो देखिए, इसमें मैं बोला ना कि अगर आपका इस वेसल का प्रेशर कंट्रोल वाल्व अगर बढ़िया से प्रेशर कम कंट्रोलिंग हो रहा है, जैसे मान लो कि जैसे बारिश हुआ आपका जो पंखे का स्पीड कम कर दिया, VFD लगा हुआ है, वेरिएबल फ्लो ड्राइव लगा है, या पंखा आपका 2-3 में अपने बंद कर दिया तुरंत, तो तब ये नहीं होगा। हमारे यहाँ भी हमेशा नहीं होता, हमारे यहाँ अगर मान लीजिए ऑटोमेटिक कंट्रोल नहीं है तो उस केस में क्या होता है कि हम लोग जैसे बारिश आता है पंखा बंद कर दिया, तब ये नहीं होता। अब कोई ऑपरेटर ध्यान ही नहीं दिया, अब बंद नहीं किया, तब ये कहानी होती है। एनीवे, एनफ डिस्कशन हो गया इस बारे में। ये जो हमने अभी बात किया है, ये सारा बात हमने तब किया है कि जब लिक्विड जो है वो बॉइलिंग लिक्विड जो है वो बॉइलिंग पॉइंट पे है, तब ये होगा। मान लीजिए कि लिक्विड जो है बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं है, यानी सबकूल्ड लिक्विड है, सबकूल्ड लिक्विड है, जैसे कि
कहाँ पे सब कुल लिक्विड हो सकता है, जैसे जैसे सर्ज ड्रम का लिक्विड जो है वो बॉइलिंग पे तो रहता नहीं, वो तो टैंक से आता है, ठंडा लिक्विड है, सब कुल लिक्विड है। ऐसे केसेस में जरूर ये संभव है कि NPSH जो हैगा वो एक्चुअली में ये होगा NPSH अवेलेबल। यहाँ पे वेपर प्रेशर बहुत ही कम होता है। ऐसे केसेस में आप प्रेशर बढ़ाओगे वेसल का तो ऑब्वियसली आपका NPSH अवेलेबल बढ़ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ऐसे पंपों में वेपर प्रेशर इतना कम होता है कि पहले से ही NPSH अवेलेबल बहुत ज़्यादा होता है। NPSH अवेलेबल इसका 8-9 ऐसे रहता है, रिक्वायर्ड जो है वो 2-3 रहता है, और ऐसे ही मार्जिन 5-6 मीटर का है, तो कुछ ज़्यादा फायदा नहीं। ऐसे में केस में हो सकता है। दूसरा, जैसे मान लीजिए कोई कॉलम है, डिस्टिलेशन कॉलम ही समझ लीजिए। डिस्टिलेशन कॉलम का जो बॉटम है वो फीड के साथ हीट एक्सचेंज हो रहा है। मान लीजिए यहाँ से फीड आ रहा है, इसके साथ एक हीट एक्सचेंज हुआ, ठीक है, और ये फीड के साथ हीट एक्सचेंज होने के बाद उसके बाद एक सेंट्रीफ्यूगल पंप लगा है। तो ऑब्वियसली जो कॉलम से बॉटम से निकला वो तो बॉइलिंग पॉइंट पे था, लेकिन ठंडा होने के बाद अब वो बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं रहा, सब कूल हो गया। तो अब ये पंप में फिर वो कहानी नहीं लगेगी, यहाँ पे पूरा वेपर प्रेशर कम होगा। अब इस कॉलम का प्रेशर बढ़ाने से NPSH बढ़ेगा। लेकिन यही बात है कि जहाँ सब कूल हो गया वहाँ पे तो ऐसे ही खेला खत्म हो जाता है। NPSH अवेलेबल तो पहले से ही ज़्यादा रहता है, ज़्यादा नौटंकी होता नहीं है, ठीक है। इसीलिए आप देखना, कोई टैंक है, मान लीजिए कोई टैंक है, वहाँ पे अगर कोई सेंट्रीफ्यूगल पंप उसको पंप कर रहा है, मान लीजिए ये पंप वाल्व है, स्ट्रेनर है, स्ट्रेनर के बाद अब इसमें क्या होता है, यहाँ के टैंक का प्रेशर जो है वो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही रहता है, क्योंकि अगर उसको लिक्विड को इस टैंक के अंदर का लिक्विड को बॉइलिंग पॉइंट पे रख दिया जाए, प्रेशर बढ़ा दिया जाए, तो क्या है, बहुत सारा लिक्विड तो वेपराइज होकर लॉस हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो लिक्विड होता है मोस्टली सबकुल लिक्विड ही रहता है, सबकुल लिक्विड ही रहता है, ठीक है। अब मान लीजिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मान लीजिए पानी है, समझ लीजिए पानी है, इसी को पानी को ही समझ रहे हैं। अब ऐसे इस केस में क्या है, मान लीजिए कि 1 एटमॉस्फेरिक यहाँ पे प्रेशर है, और हमको चूंकि हेड में बात करना है तो वाटर का डेंसिटी 1000 kg/h होता है, 1000 kg/m³ होता है। तो इसलिए ρGH जो है, एक ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसलिए जो ρGH है वो अगर 1 एटमॉस्फेयर आप करोगे तो आप देखोगे कि 10 मीटर हाइट से 1 एटमॉस्फेयर बनेगा। यानी अगर 1 एटमॉस्फेयर है तो ये जो हाइट है आपका बेसिकली जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसका मतलब वो करस्पॉन्डिंग टू 10 मीटर हाइट है, अगर हाइट में कन्वर्ट करें। अब मान लीजिए ये टैंक में जो है 3 मीटर लिक्विड भरा हुआ है, तो अगर आप NPSH कैलकुलेट करो तो क्या होगा, 1 एटमॉस्फेरिक करस्पॉन्डिंग प्लस 3 10 + 3 13 हो गया। अब मान लीजिए ये वाल्व में जो ड्रॉप हो रहा है और फ्रिक्शन लॉस जो हो रहा है वो मान लीजिए 4-5 भी हो जाए, ठीक है, 4-5 भी हो जाए, तो यहाँ पे क्या होगा, 10 3 13 - 5 8 मीटर जो है NPSH अवेलेबल हो गया, ठीक है। तो आप देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के करस्पॉन्डिंग जो हाइट है ना, उससे भी कम आपका NPSH अवेलेबल हो गया। फिर भी ये लिक्विड, फिर भी ये पंप कैविटेट नहीं करता है, क्यों? क्योंकि ये जो आपका जो टेम्परेचर है, ये जो लिक्विड है बहुत ही सबकुल है। जैसे कि अगर 60 डिग्री सेल्सियस पे भी अगर मान लो पानी है तो उसका जो वेपर प्रेशर है पानी का 0.2 एटमॉस्फेयर, ओनली 0.2 एटमॉस्फेयर। तो आप देखो यहाँ पे 0.2 अगर मैं घटा भी देता हूँ तो क्या होता है, कुछ नहीं, 7.8 मीटर। तो इसलिए ऐसे पंपों में कैविटेशन का प्रॉब्लम नहीं आता है, ठीक है। अब हम लोग एक केस का बात कर रहे हैं। जनरली जब मैं उस दिन बात कर रहा था कि NPSH और कैविटेशन का, तो एक लड़के ने बोला कि सर अगर एयर अंदर जा रहा है तो कैविटेशन हो रहा है। मतलब उनसे मैंने क्वेश्चन किया कैविटेशन हो रहा है, क्या क्या कारण हो सकता है? तो उन्होंने कहा क्या, मान लीजिए पंप के अंदर एयर सक कर ले रहा है। तो अब बताइए कि ये संभव है क्या? ये सारे ही पंप जिसका सक्शन प्रेशर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है, डिस्चार्ज प्रेशर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है। रिफाइनरी में मोस्ट ऑफ द पंप जो है वो ऐसे ही होते हैं, सक्शन प्रेशर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है, डिस्चार्ज प्रेशर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है। तो यहाँ पे एयर आएगा कहाँ से? अगर मान लीजिए कहीं से कुछ लीक भी हो गया तो अंदर का लिक्विड बाहर चला जाएगा, बाहर से एयर अंदर कैसे घुसेगा?
तो ये सब में तो नहीं होगा। अब एक ऐसा केसेज होता है जैसे सम पंप होता है जिसका सक्शन प्रेशर निगेटिव प्रेशर होता है, वहाँ पे ये बात जरूर वैलिड है। तो अब हम वो केस का भी बात ले लेते हैं। मान लीजिए कि टैंक है, टैंक से कोई लिक्विड सक कर रहा है, पंप है, अब डिस्चार्ज दे रहा है, ठीक है। हाँ, ये मान लीजिए हाइट जो है 2 मीटर है, ठीक है। और यहाँ पे चूंकि टैंक ओपन टू एटमॉस्फेयर है, मान लीजिए यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यानी करस्पॉन्डिंग टू 10 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे सक्शन के पास प्रेशर देखा जाए, यहाँ पे ऑब्वियसली वाल्व होगा, स्ट्रेनर होगा, यहाँ पे अगर प्रेशर देखा जाए यानी PS, और अगर हमको NPSH लिखना होगा तो PS जो होगा वो क्या होगा, यहाँ से और यहाँ पे अगर हम बर्नौली लगा रहे हैं जस्ट, तो ये क्या होगा P1 यहाँ पे, ठीक है। यानी यहाँ से नहीं लगा देते, P1 जो होगा P1, और यहाँ पे टैंक है तो वेलोसिटी 0 होगा, तो और हाइट भी यहाँ पे 0 मान लीजिए, मैंने डेटम लाइन यही मान लीजिए। तो P1 जो होगा वो PS प्लस रो GH प्लस हाफ रो V स्क्वायर वेलोसिटी, और माइनस जो भी फ्रिक्शन लॉस हुआ रो GHS फ्रिक्शन लॉस। यानी ये तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और यहाँ पे इतना सारा कहानी हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि नहीं, यहाँ पे प्लस होगा रो GHS, यानी फ्रिक्शन लॉस होने के बाद जो प्रेशर बचा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और ये हाइट के कारण प्रेशर कम हुआ, वेलोसिटी के कारण फर्दर प्रेशर कम हुआ, फ्रिक्शन लॉस के कारण फर्दर प्रेशर कम हुआ। तो यहाँ पे तो प्रेशर बहुत कम हो जाएगा, यहाँ पे तो वैक्यूम में हो जाएगा। और रहता भी है, जो भी सम पंप नीचे से पंप लिक्विड पंप करता है तो वो वैक्यूम में रहता है, ठीक है। तो उसका सक्शन प्रेशर बहुत ही कम रहता है। अब ऐसे पंपों में अगर मान लीजिए कि ये जो सक्शन वाल्व है इसका ग्लैंड लीक हो गया, ठीक है, ऐसे सक्शन वाल्व है उसका ग्लैंड लीक हो गया, या फिर जैसे ये सारे पंपों में जो भी पंप होता है उसका मैकेनिकल सील रहता है, उसका सील लीक हो गया, तो यहाँ पे सक्शन साइड में जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, अंदर एयर चला जाएगा। तो ऐसे पंपों में कैविटेशन हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे पंप जो भी जिसका सक्शन लाइन वैक्यूम में है, जैसे कि सरफेस कंडेंसर का जो पंप है, सरफेस कंडेंसर वैक्यूम में रहता है। ये जितने भी पंप है जहाँ पे जैसे कोई वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट का पंप है जिसका सक्शन प्रेशर वैक्यूम में है, ऐसे सारे पंपों में अगर कोई पॉइंट पे लीक होगा ना तो अंदर लिक्विड बाहर ना आकर के अंदर एयर चला जाएगा और वो एयर जाके कैविटेट कर सकता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से NPSH और कैविटेशन के बारे में हमने ऑलमोस्ट सारे केसेस के बारे में बात कर लिया। मेरे ख्याल से ये वीडियो ना बहुत बड़ा हो गया है, तो अभी इसको यहीं पे स्टेप कर लेते हैं। एक छोटा सा वीडियो प्राइमिंग के बारे में, प्राइमिंग इन सेंट्रीफ्यूगल पंप करके एक नेक्स्ट पार्ट में बना देते हैं, बहुत ही छोटा सा वीडियो होगा। तो अभी के लिए इसको यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आप प्राइमिंग के बारे में समझ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।